राजनीति में जो समय दे रहे हैं वो परिवार में समय नहीं दे पा रहे। तो क्या आपने शादी नहीं की, इसका कारण यह है कि राजनीति में समय देने की वजह से या कुछ और कारण है? मैं ये प्रॉपर्टी बना के मेरे बच्चे बाल बच्चे को दूंगा, मेरे भाई बहन को दूंगा। लोग बोलेंगे यार पागल आदमी। घरानेशाही की बंदोबस्त कांग्रेस ने मोड़ रही। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अजित पवार, रोहित पवार, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, अमित ठाकरे। सर, आप धनगर समाज से आते हैं, तो आपने जो राष्ट्रीय समाज पार्टी बनाया, ये क्या सिर्फ धनगर समाज के लिए बनाया है कि सर्व समाज के लिए बनाया है? कि एक समाज से बिल्डिंग नहीं बनती। पंडित है बीजेपी में काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पंडित को टिकट नहीं दे रहे, ठाकुर को दे रही, मराठों को दे रही। कई बार हर इलेक्शनों में देखता हूँ कि अलग अलग पार्टी से आप गठबंधन करते हैं। इसे सिद्धांत की राजनीति कहेंगे या मजबूरी की राजनीति? मैं बड़ी पार्टी को मजबूर बनने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ये जाति वाइज पार्टियां बनाने से अपना देश जातियों में बढ़ जाएगा? ये देश में बीजेपी और कांग्रेस बड़े दल हैं, तो छोटे छोटे लोगों को यूज एंड थ्रो करते हैं। महाराष्ट्र के धनगर को आज तक कोई भी पार्लियामेंट पर आदमी नहीं गए। 18% की पॉपुलेशन। धनगर समाज से एक भी टिकट तक कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन आज कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आप उसी कांग्रेस को सपोर्ट करें, उसी कांग्रेस के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। मैं क्या है, मैं ये सोचता हूँ कि जो खोखला बनाए हैं, आप देश में हर प्रदेश में बीजेपी को रोकना चाहते हैं। दिस इज आवर अल्टीमेट एम। क्योंकि जिस बीजेपी ने हमारे कंधे के ऊपर ऊपर जाके बैठे हैं और हमें लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम 10 साल में हम भी लात मारने की कोशिश उसको करेंगे। किसी के साथ बैलेंस करें, ऐसा कोई आइडियोलॉजी वगैरह कुछ नहीं, ये नाटक है, सब ड्रामाबाजी है। ये बोलता है हिंदू, ये बोलता है मानवतावाद, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिक्स करने की बात आएगा तो सब एक जगह बैठ के चाय पीते, खाना खाते, चलता है, बिजनेस चलता है। तो आपको लगता है भाजपा ने आपको सचमुच धोखा दिया है? सचमुच दिया है। आपने अब तक धनगर समाज के लिए क्या कार्य किया है? जो समाज नाम के वास्ते नहीं था। मुझे दिल्ली अंतिम लक्ष्य है मेरा, बम्बई की और लखनऊ नहीं है। दिल्ली जाना है मुझे हॉर्स में नहीं मिलेगा तो मैं डोंकी के ऊपर बैठ के जाऊंगा। सच में मुझे लोगों ने चाबी बड़ा किया है। बोरोली के ऑटो वाले ने, हाँ, दहीसर के ऑटो वाले ने, जुलून के ऑटो वाले ने, टेम्पो वाले ने। इसीलिए मैंने मेरी झोपड़ी नहीं बंद किया। कि जो इंसान 100 रुपये, 1000 रुपया, 500 रुपये के चंदे से पार्टी चलाने की बात करता है, वो 17 करोड़ रुपए में बालकेश्वर में घर लेता है। क्या सच है? नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल विद गौरी शंकर में आपका स्वागत है। हर बार की तरह एक नई शख्सियत और जो बिंदास बात कर सकता है, बिंदास अपनी बातें शेयर कर सकता है, ऐसे दब के, डर के ना बात करे, वो चैनल हमारा है जहां बिंदास बात कर सकते हैं। हम मिलाते हैं आपसे महादेव जानकर जी से, जो कि राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं। वह मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। आपका स्वागत है सर। नमस्ते नमस्ते। सर, मेरे पास आपके परिचय मैंने निकाला है, काफ़ी है। सबसे बड़ा परिचय जो कि मैंने देखा है कि आप अब तक 70,000 घरों में खाना खा चुके हैं, 10,000 घरों में आप चाय पी चुके हैं। तो ऐसे सक्सेस के सामने मैं बैठा हूँ जो इतने लोगों से पर्सनली कनेक्टेड है, तो बहुत बड़ी बात है सर। मैं चाहता हूँ सर, शुरुआत आपके परिचय से कि आप कहाँ जन्मे हैं, आपका पढ़ाई कहाँ हुआ है, स्कूलिंग कॉलेज कहाँ हुआ है, माता पिता कौन, भाई बहन, परिवार के बारे में। मैं तो ऐसा महादेव जगन्नाथ जानकर, सतारा डिस्ट्रिक्ट में वाड़े नाम का छोटा सा गांव था, वह मैं पैदा हुआ है। और उसके बाद मेरा फर्स्ट से 10वीं तक कर्मवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय देवापुर, तालुका मान, जिला सातारा इथं पढ़ाई हुआ। 11वीं में शांति निकेतन महाविद्यालय सांगली में एंट्री किया। 12वीं में साइंस कॉलेज सतारा में किया। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री वालचंद कॉलेज ऑफ सांगली में किया। और कॉलेज में ही मैं शुरू से ही मैं ओपन से ही फाइट करता था, तो ओपन से मैं फर्स्ट था। पहली से इंजीनियरिंग तक मेरे सिवा दूसरा आदमी कोई आगे नहीं जाता था, मैं फर्स्ट रैंक करता। अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हाँ। तो सभी लोगों को मालूम है। तो मेरे प्रिंसिपल एच यू कुलकर्णी थे, देश पांडे सर थे, वो लोगों को ही मालूम है। तो मैं शुरू से, और कॉलेज में मैं खड़ा रहा इलेक्शन के। मैं इलेक्शन को कभी जानता नहीं, मानता भी नहीं था। हाँ। मैं तो ऐसा था कि खाली स्टडी बन के मुझे डॉक्टर बनना था, MBBS बनना था। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य होगा, मुझे 91 मिला और 92 में मेरिट MBBS का आया। हाँ। तो मुझे एडमिशन नहीं मिला। हाँ। उससे मैं दुखी हुआ। स्वामी विवेकानंद की समाधि है हमारे वहाँ, रामदास स्वामी की, सतारा में, सज्जनगढ़ में। वहाँ मैं सुसाइड करने के लिए गया। हाँ।
तो बाद में मैंने वहाँ गया, एक दिन रुका वहाँ पहाड़ पहाड़ के ऊपर, और वहाँ मुझे एक किताब याद आई शंतनुराव किर्लोस्कर की। वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और लेखक भी थे। उसने बोला कि सुसाइड करना ही किसी भेड़पना का लक्षण है, ये मर्दपना का लक्षण नहीं है। आप सुसाइड करेगा तो कोई लड़की के चक्कर में फंस गया, ऐसा बदनाम हो जाएगा। बाद में नीचे आया मैं सुसाइड करने से, बाद में डिसीजन लिया कि भाई मैं क्या करूँगा। तो स्वामी विवेकानंद का किताब पढ़ा मैंने 2 दिन में, और मुझे बहुत उसका ये हुआ कि बाद में बोला कि अरे भाई सुख किस में है, खाली बंगला गाड़ी से सुख नहीं, शादी से सुख नहीं है। तो मैंने देखा कि डिसाइड करें कुछ तो अलग मैं बनाऊंगा। हाँ। तो मैंने बाद में इंजीनियरिंग को एडमिशन लिया, हाँ। इंजीनियर हुआ। इंजीनियर के बाद में मैं कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा रहा। हाँ। तो मेरे ऊपर कोई खिलाफ खड़ा ही नहीं, मैं बिनविरोध जीत के आया। हाँ। जीत आने के बाद समझ में आया कि अरे भाई ये बहुत अच्छा है, हाँ। मतलब चीफ मिनिस्टर क्या होता है, कैसा होता है। मुझे लगा कि वो नहीं, तो आप कॉलेज का इलेक्शन जीते थे? कॉलेज के इलेक्शन जीत गया हाँ। था, उससे मैं थोड़ा सा प्रेरित हो इलेक्शन गए। के हिसाब में ये हो गया। तो उसके बाद आपने कोई काम नहीं किया, मतलब उसी लाइन में आप बिल्कुल नहीं, इंटर सर्विस करते गए? वर्विस कुछ नहीं। मुझे आया था, कॉल आया था। अच्छा, आप ये कौन से सन की बात करें जब राजनीति मैं में? 91 में इंजीनियरिंग पूरा किया मैं। अच्छा, तो 91 में 92 में आप आसपास जब चुनाव का स्टूडेंट का माहौल था, उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना का बहुत डिमांड रहा होगा, क्योंकि उसी समय बाबरी शहीद हुआ था। तो बहुत डिमांड होगा। तो आप शिवसेना या फिर कांग्रेस न ज्वाइन करके उसके बाद जब राजनीति में आप आए तो बसपा ज्वाइन किए, क्योंकि काशीराम जी के मुझे क्या अच्छा कारण? लगा वो आदमी, क्योंकि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी इंटरव्यू देखी। अच्छा। तो उसका मुझे एक अच्छा लगा कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भी कोसते थे, हाँ। और ये पागल आदमी लगता है, मतलब ये हाँ। कौन है। हाँ। वो बोले कि भाई मैं ऐसे लोगों को राजनीति देना चाहता हूँ कि जिस लोगों को दबे कुचले लोग हैं, कि जिसको कोई नहीं है सहारा, हाँ। जो बेसहारा है, हाँ। उसको सहारा बनने की मैं कोशिश करूँगा। तो मुझे वर्ड अच्छा लगा। बाद में मैंने कुलकर्णी सर थे मेरे, उसको मैंने पढ़ा। तो बोले वो साइंटिस्ट आदमी है, वो बहुत ब्रिलियंट आदमी है। अच्छा। वो जीतेगा हारेगा ये मालूम नहीं, लेकिन वो 10-20 साल में कांग्रेस को ख़त्म करेगा। कौन अच्छा। बोले? आपके कुलकर्णी सर? कुलकर्णी सर बोले हाँ। कांग्रेस को ख़त्म करेगा। हाँ। कौन आएगा ये नहीं बताया। क्यों? तो मतलब कांग्रेस का बेस कौन है? दलित है। तो दलित, वो दलित का है, तो दलित बाजू हट गए तो कांग्रेस गिर जाएगी। जी। अरे यार, मतलब मैं एम बिलोंग्स टू ओबीसी। हाँ। ओबीसी किसके साथ है? तो ओबीसी का ना वैल्यू कोई नहीं। यूपी में है मुलायम लालू, पर महाराष्ट्र में कोई नहीं। कोई शिवसेना में था, कोई बीजेपी में था, कोई ऐसा कांग्रेस में था। तो मतलब मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कि ओबीसी की गट्टा एक करके किसी को तो डुबा सकते हैं। इसीलिए मतलब खुद का रास्ता बनाया। 93 में मैंने 94 में मैंने वोट लिया, शादी नहीं करूँगा, घर नहीं जाऊँगा, और खुद की प्रॉपर्टी कभी नहीं बनाऊँगा, मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं रखूँगा, मतलब ऐसा लम्स लिया। और उसके बाद में मुझे समझ में आया कि मेरा संगठन सोशली चल रहा था। उसके बाद काशीराम मुझे मिल गए, काशीराम का स्टडी किया। मुझे कांग्रेस और बीजेपी के साथ जाना नहीं था, कांग्रेस की तो बात ही नहीं, बीजेपी भी नहीं थी। तो मैं ऐसा ही किया। तो बाद में काशीराम को हम मिलने गए। मेरे साथ एक आईपीएस ऑफिसर थे हमारे समाज के। वो जाने के बाद बोले अरे वहाँ बाल ठाकरे बड़ा है, शरद पवार बड़ा है, तो मेरे पास आके वो जीतेंगे नहीं हुआ। तो बोले साहब ये नीला झंडा है, ये नीला झंडा मैं लेके जा रहा हूँ और तुम्हारे लोग नीला एक्सेप्ट नहीं करेंगे। काशीराम जी ने मुझे बोला नहीं साहब हम ट्राई तो करेंगे, देखेंगे, चलो। उसने मुझे पहला जर्नी बाय प्लेन का जर्नी काशीराम के साथ किया। अच्छा। तो उसने पहला बॉम्बे टू दिल्ली का जर्नी का मुझे मतलब सीट बेल्ट नहीं लगा सकता था। हाँ। लेकिन उसने मेरा सीट बेल्ट बनाया। हाँ। और बेटे जैसा, तुमने शादी नहीं किया तो यार पागल है मेरे जैसा। बोले ठीक है। हम उसने इंडिया में मुझे घुमाया उसने। हाँ। और बाद में बताया, प्लस केडर कैंप ले रहे थे। हाँ। तो केडर कैंप में मुझे बताया उसने। मुझे अच्छा लगा कि एग्जाम्पल उसने दिया। ये सिस्टम बोली कांग्रेस और बीजेपी की परपेंडिकुलर है, वी वांट हॉरिजॉन्टल, मानवतावादी विचार से ये चलना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि ये आदमी का दोस्त तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। ये आदमी का दोस्त तो मनमोहन सिंह भी थे। मतलब सब बड़े बड़े लोग, राजीव गांधी का ही फोन आता था, अरे मतलब ये आदमी अकेला ही घूमता है, कैसा ही घूमता है, मतलब क्या है। तो ऐसी तो मतलब साहब हम सभी जगह, हम पार्टी तो मान्यता नहीं थी, कुछ नहीं थी, हम घूमे। मैंने कई बैरिस्टर कोळसे पाटिल को जोड़ने की कोशिश किया, नागनाथ नायकुड़े को, मराठा समाज का लीडर है, उसको जोड़ने की कोशिश किया। ऐसा करके हमने उसके तो बाद में उसने मुझे
तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और गोवा का ऑब्जर्वर बोर्ड के भेजा। 3-3 महीने में वहाँ रहा। साइकिल से हम घूमते थे, साइकिल से। हमारे पास पैसा वैसा नहीं था, 10-10 रुपये इकट्ठा करके। तो उसने सिखाया, तो वह एक करके हम सिर्फ सब सीटें खड़ी गई, जीती नहीं कोई, लेकिन पार्टी को मान्यता मिली। और नांदेड़ में कोई सीट नहीं मिल रहा था, शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री के थे, अशोक चौहान के, वह जगह मैं खड़ा रहा। तो सब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले बीएसपी को। अच्छा, बीएसपी के सिंबल पे मैं खड़ा था। ओके। हाँ, और बाद में मैंने देखा कि हमारे लोग ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे थे। वो बोले नीला झंडा है, ऐसा, ये कौन है, क्या है। मैं ओबीसी होते हुए लोग नहीं आए। तो मैंने काशीराम जी को बोला कि हालत है, यह आरपीआई के लोग हैं, आपको नहीं लाइक करते हैं, तो साहब क्या करना पड़ेगा। तो सब मैं पार्टी बनाता हूँ। बोले चलो मान ले। मैं मेरी पार्टी रजिस्टर करने के लिए 27,000 रुपये लेके खुद मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर में आए। अच्छा, मुझे अभी गौर है, फक्र उसका। वो बोले चलो तुम बेटा पार्टी। वो सिंह बोल के एक आईएएस ऑफिसर थे, उसको लेके आए। बोले उसको जो जो लगता है मदद करो। और पार्टी रजिस्टर करने में काशीराम मेरे साथ आए थे खुद। तो मुझे, और उसका पैसा भी उसने दे दिया, 27,000 रुपये। बहुत बढ़िया। सर, मेरा अगला एक सवाल है कि ऐसा कहा गया, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि राजनीति में जो जो समय दे रहे हैं वो परिवार में समय नहीं दे पा रहे। तो क्या आपने शादी नहीं की, इसका कारण यह है कि राजनीति में समय देने की वजह से, या कुछ और कारण है? मेरा ये कहना है कि मैं तो गरीब फैमिली से आया हूँ। मुझे लोगों ने आज तक बड़ा किया है, चंदा दे के इकट्ठा किया है। मेरा कपड़ा, शर्ट, पैंट रहती है, वो सब लोगों ने इकट्ठा 10-10 रुपये, 100-100 रुपये ऐसा इकट्ठा करके दिया है। तो मैंने बोला कि मैं ये प्रॉपर्टी बना के मेरे बच्चे, बाल बच्चे को दूंगा, मेरे भाई बहन को दूंगा। लोग बोलेगा यार पागल आदमी है। हमने उसको 1,000 रुपये दिया था, 2,000 रुपये दिया था, हमने टिकट किया था, और वो आइश कर रहे हैं, ये गलत है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं शादी नहीं करूँगा, और मेरे बाद मेरे पार्टी में मेरा लड़का, लड़की, कजिन कोई नहीं रहेगा। ये क्यों घराने शाही की बंदोबस्त कांग्रेस ने मूर्त रही। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अजित पवार, रोहित पवार, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, अमित ठाकरे। ये जो सिस्टम चालू है कांग्रेस के और बीजेपी, वो खत्म करेंगे। अच्छा, तो आप परिवारवाद के खिलाफ हैं? मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। तो आप नहीं चाहते कि मैं बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा तो नहीं है मुझे, कजिन बिजिन कोई नहीं, मेरे कोई का समाज का रहेगा। ये डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन के हिसाब से काम करेगा, वही मेरे पार्टी का मालिक बन जाएगा। चाहे पंडित हो, दलित हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई का रहने दो, लेकिन मालिक हो सकता है। तो लेकिन आप बताइए ना सर, आप धनगर समाज से आते हैं, तो आपने जो राष्ट्रीय समाज पार्टी बनाया, ये क्या सिर्फ धनगर समाज के लिए बनाया है कि सर्व समाज के लिए बनाया है? मैं बताना चाहता हूँ कि एक समाज से बिल्डिंग नहीं बनती। जब बिल्डिंग बनानी है तो गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए। तो सब समाज को बना के हमें कुछ चाहिए। बेस तो मैं धनगर हूँ, मेरे माँ बाप की धनगर है, तो मेरे पास धनगर लोग ज़्यादा आएंगे, ये मुझे मालूम है। लेकिन एक समाज से कुछ नहीं चाहिएगा। सब राष्ट्रीय समाज जब तक बनेगा तब तक देश के ऊपर हम कारोबार कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। तो जिस समाज का दल है उस समाज का बल, मतलब जिस दबे कुचले लोग हैं, जिसको राजनीति से बाजू रखा है। पंडित है, बीजेपी में काम कर रहे हैं, लेकिन पंडित बीजेपी पंडित को टिकट नहीं दे रहे, ठाकुर को दे रहे, मराठों को दे रही, तो वो पंडित को क्यों नहीं हम मानेंगे। तो राष्ट्र ही जाति, राष्ट्र ही धर्म, ये राष्ट्र ही जाति, ये हमारा सूत्र है राष्ट्रीय समाज पार्टी का। तो खाली धनगर, मैं धनगर हूँ, लेकिन धनगर की राजनीति नहीं करना चाहता। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि आगे चल के आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ब्राह्मण या ठाकुर भी हो सकता है? ठाकुर हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है। मेरा 2 कारपोरेटर ब्राह्मण है। अच्छा। सूरत में, अभी अहमदाबाद में जाएगा तो 3 जैन है, 3 मेरे एमएलए ठाकुर के जीत के आए हैं, और एक ओबीसी का जीत के आया है। अच्छा। मुसलमान के 2 अभी नगर पालिका जीत गए, उसमें मुसलमान का मेरा जीत के एक आया, मराठों का आया, ठाकुर का आया, सभी का मैं मौका देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, जिसकी कैलेबरी है उसको टिकट देता हूँ। वो जात की बात हम नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं। अच्छा, तो आप जैसे सर बीजेपी बोलती है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कार्यकर्ता को हम हमेशा अध्यक्ष बनाते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं। तो आपकी पार्टी में भी कितने साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होते हैं, चुनाव होता है? आपके यहाँ पे हुआ है अब तक? मैं अभी पार्टी बनाने से 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा। मैं जब मिनिस्टर था तब रिजाइन दिया था, तब एसएल किसागर कर्नाटक के, और आने वाले 26 जनवरी को अभी आने वाले दूसरा अध्यक्ष हो रहा है, वो गुलबर्गा का है। वो इंजीनियर है, रिटायर है, और कुली समाज का हुआ है।
अच्छा वो किन्नूर साहब है बोल के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, मैं कार्यकर्ता बन के रहूँगा। अच्छा। हाँ। तो आपने मुंबई से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने ढूंढा नहीं कोई? नहीं आप कोई। आप आपके आपकी टीम में जो राष्ट्रीय कमेटी में मैंने देखा युवाओं को इतना चांस नहीं है। नहीं नहीं है, दिया है ना साहब। हाँ। मैंने युवा की बॉडी का इतना ली, लेकिन मेरे यूपी का है नेशनल प्रेसिडेंट बॉडी में, बिहार का है गोपाल पाठक है हमारा, पंडित है। हाँ। और बाद में हमारा उपाध्याय है वाराणसी का, अच्छा। और पाल है, यादव है, मतलब सब कम्युनिटी के, मुस्लिम के भी ले लिए। जो कैलिबर है 72 लोग लगते हैं नेशनल में, उसमें क्रिश्चियन भी है, अच्छा। बुद्धिस्ट भी है, सभी लोगों को हमने लिया है। लेकिन जिस लोगों को हम पद देते वो लोगों ने बढ़ावा करना चाहिए, लेकिन वो बढ़ावा नहीं करते, ये दुख की बात है। अच्छा, आप कई बार अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करते हुए दिखे, कई बार हर इलेक्शन में मैं देखता हूँ कि अलग अलग पार्टी से आप गठबंधन करते हैं। इसे सिद्धांत की राजनीति कहेंगे या मजबूरी की राजनीति? नहीं नहीं, सिद्धांत नहीं, मैं बड़ी पार्टी को मजबूर बनने का कोशिश कर रहा हूँ। मोमेंट और पॉलिटिक्स अलग होती है। मोमेंट मेरी गरीब लोगों के लिए है, गरीब ब्राह्मण रहे, गरीब दलित रहे, गरीब मुसलमान रहे, गरीब की रहेगी। लेकिन पॉलिटिक्स मेरी किसी के भी साथ होगी, क्योंकि मेरा विचारधारा जब तक सत्ता में नहीं आऊँगा तब तक क्या होगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा। और जो एक ज़माने में कांग्रेस बहुत बड़ी थी, पत्थर भी डालेगा तो एमपी बन जाता था, घमंड आई थी उसको, तो वो हमें पूछते नहीं थी। लेकिन बीजेपी भी हमें पूछती नहीं थी। बीजेपी की विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। मैं स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू शिवाजी महाराज को मानने वाला, अम्बेडकर को मानने वाला मैं हूँ। लेकिन जब कांग्रेस नहीं पूछती, कांग्रेस बीजेपी वाले के गोपीनाथ मुंडे ने मुझे माना, बोले कि भाई मेरी जिला परिषद जीत गई, मुंडे साहब की हार गई थी, उससे मैंने अलायंस किया। अलायंस करने के बाद मैंने राजू शेट्टी और आठवले को लिया, आठवले साहब को, तीनों को, और मेटे, हम चारों लोगों से, हमारा ज़्यादा वोट नहीं था, 4% था, लेकिन 4% से बीजेपी हार रही थी। वो मुंडे साहब दिमाग वाले थे, उसने हमारे साथ में लिया। हमने बोला ठीक है, सत्य की राजनीति कर रहे हैं, पावर की राजनीति करना है भाई, उसको साथ गिव एंड टेक पॉलिसी। उसने हमें टिकट दिया, 6 एमएलए की टिकट दिया मुझे, उसमें 1 जीत के आया, 3 कैंडिडेट मेरे सेकंड पोजीशन में रह गए, पहला। दूसरी बार हमने लगा, हमें 6 सीटें दी, उसमें मेरा 1 जीता, 4 सीटें मेरे सेकंड पोजीशन में आई। और बाद में मुंडे साहब जाने के बाद उसने क्या किया कि मुंडे साहब रहते होते तो यह हश्र नहीं होता, बीजेपी के साथ मेरे अलायंस होती थी। लेकिन बाद में हमें कई लोग बोले कि भाई तुम क्या करो, जानकर साहब अच्छे आदमी है, तुम तो डेडिकेटेड लोग हैं, तो तुम पार्टी मर्ज करो। मैंने सॉरी, मेरी झोपड़ी मेरे पैरे है, तुम्हारा महल मेरे हित का नहीं है जी। तो सॉरी। मैंने खुद पार्टी बनाई, खुद एमएलसी बन गया विद द हेल्प ऑफ बीजेपी, लेकिन सिंबल मेरा था और मिनिस्टर भी मेरे सिंबल से बन गया, और मेरे सिंबल से दूसरे को ये बोले मैंने किया। तो मैंने बोला मोदी साहब तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन मैं आपका कैडर है कि आपका पार्टनर है? तो मोदी साहब बोले अलायंस पार्टनर है, पार्टनर जैसा मुझे रखना चाहिए, ये बोलते हैं ऐसा करो। लेकिन उसने मुझे माना कि भाई तुम्हारे। लेकिन बाद में उसको लगा होगा कि भाई ये मानता नहीं, आठवले साहब मान रहे, सब लोग मान रहे, मैं नहीं मानूंगा, मेरी पार्टी से चलना चाहिए, इसीलिए मेरा और डिफर बीजेपी में हो गया। उसने बोला चलो ठीक है। और बाद में हम खुद लड़े 100 सीटें, उससे हमारा एक एमएलए जीत भी आया। बाद में वो बोले कि भाई ठीक है, मैं कांग्रेस के साथ मैं खुद गया, राहुल गांधी ने मुझे नहीं बुलाया, आप खुद गए? मैं खुद गया। नहीं सर, उस पर आएंगे अभी। हाँ। आप अभी जस्ट मुंडे साहब का नाम लिए, बहुत ही अच्छे नेता थे। हाँ। मुंडे साहब का नाम लेते ही एक जिक्र आया कि पंकजा मुंडे आपकी राखी बहन है, तो ये रिश्ता कैसे और कितना कितना आपसी पारिवारिक संबंध आपकी कैसे हैं, वो थोड़ा जानना चाहते हैं। मैं बताता हूँ, 31 मई को साहब अहिल्याबाई होलकर की जयंती को आए थे चौंडी में, और साहब मिनिस्टर बनने के बाद 3 दिन आए थे, और 1 तारीख को बाद में जाने वाले थे। 2 तारीख को उसकी सभा थी, सत्कार सभा थी। तो 31 तारीख को आए, मिनिस्टर बनने के बाद पहले मेरे प्रोग्राम को आए साहब, और बोले मुझे बेटा नहीं है महादेव जी, तुझे मैं आज से मैं दिल से बेटा मान रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी पंकजा करेगी और मेरे राजनीतिक हिस्सेदारी तुम करेगा। अच्छा। आज से मेरा बेटा है। उसने मुझे बेटा ही माना, सभी को टीवी वगैरह सब जगह आया था। उसे मैंने उसको मतलब बाप की जगह मेरे पिताजी जो है उसे इस वैल्यू से दिया। उसी से मैं पंकजा ताई के राखी का वहाँ से प्रोग्राम चालू हो गया, मिनिस्टर हम दोनों बन गए, मतलब जितना जितना होता। और मैं मुंडे साहब के साथ साथ पंकजा का माँ का मैं शुक्रगुजार अदा करता हूँ। वो बहुत अच्छी है, प्रमोद महाजन की सिस्टर है,
मैं अभी भी वो कभी फ़ोन आएगा तो मैं तुरंत जाता हूँ। मतलब मेरा घरेलू रिलेशन है। पार्टी अलग है, पार्टी अलग। बीजेपी को वो भी मुझे कभी प्रेशर नहीं करती हाँ। कि ये करो, लेकिन हाँ। मेरे दिल का नाता जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक वो तीनों ही सिस्टर है उसको बहन के तरह मैं रहूँगा। और मुंडे साहब की औरत है वो भी मेरी माँ जैसी है, तो उसको मैं मानते रहूँगा। पार्टी को नहीं, उसके पार्टी में क्या है पार्टी उसको अपनी अलग जगह, है, पारिवारिक अलग लेकिन अपनी जगह। पारिवारिक रिलेशन मेरा ऐसा अटूट रहेगा। आपने अभी राष्ट्रीय समाज पक्ष के बारे में बोला कि एक किसी भी एक समाज के लिए नहीं है, एक एक किसी भी जाति वाइज नहीं है। आपका एक सेंटेंस है जो आप कहते हैं, जो समाज का दल नहीं वो समाज बेदखल है। तो आप जो समाज का दल नहीं मतलब किसी जाति वाइज बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आपकी सोच अलग है। मैं आपको सफा बता दूं, हाँ। जो समाज है पंडित है हाँ। लेकिन उसको वैल्यू नहीं है। मुरली मनोहर जोशी के घर में पैदा होगा तो आप मिनिस्टर बनेंगे, मनोहर जोशी के घर में पैदा होगा तो आपको टिकट मिलेगा, लेकिन उससे भी क्वालिफाइड अच्छा रहता है, पंडित का रहता है, उसको क्यों नहीं मिल रहा है? गरीब, मैं मैं गरीब पोर की बात कर रहा हूँ, उसमें कास्ट भी आई, क्रीड और रिलीजियस भी आया। गरीब रिलीजियस का रहे, गरीब कास्ट का रहे, वो लोगों को भी दल चाहिए ना। मुझे हजारों कार्यकर्ता आरएसएस के मिल रहे हैं अभी कि जिसको मिनिस्टर बनाया, सेंटर में मिनिस्टर बनाया, लेकिन घर अभी भी टीन पत्रे का पत्ते में रहते हैं। देहाड़कर बोल के ब्राह्मण समाज की फैमिली, कल मैं उसके घर खाना खाने के लिए सभा करने के बाद उसके पास गया था, मेरा कैंडिडेट था, तो उसने बहुत से लोगों को मिनिस्टर किया, लेकिन आप भी उसके सीधे घर में रहते हैं। तो उसके बेटे की औरत को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, और मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंडित था, वो 4 बार जाके आया, हम टिकट देते टिकट दे, तो वो बोले नहीं, तो बोले जानकर साहब हम अगली बार आपसे काम करेंगे। तो ये लोग नहीं क्या उसमें, वो भी दल में आएंगे ना, जिसका दल नहीं। गरीब लोग, गरीब मुसलमान होता है बेचारा, एक दो मुसलमान खराब होता है, सभी मुसलमान गाली को, एक दो पंडित ऐसे होते हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि पंडितों के भी मुझे भी मिनिस्टर बनना है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। ये लोगों के लिए दल बना दिया है, जिस समाज का दल नहीं वो समाज का बल है। ये लोग भी लेंगे ना, गरीब फैक्टर से लिया है मैंने। अच्छा गरीबी से। सर, आप ये समाज की बात कर रहे थे और जाति की बात कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी कैंडिडेट लड़ाते हैं। पिछली चुनाव में भी मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में आपने चुनाव लड़ाया, 120 लड़ाए थे। 120 लड़ाया आपने। उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत ही पार्टियां हैं जो जाति समीकरण को लेके हैं, जो कुछ कुछ जातियों को लेके हैं। क्या आप मानते हैं ये सही है? और अगर ये सही है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जाति वाइज पार्टियां बनाने से अपना देश जातियों में बढ़ जाएगा? नहीं, क्या होता है, ये देश में बीजेपी और कांग्रेस बड़े दल है, तो छोटे छोटे लोगों को यूज एंड थ्रो करते हैं, इसलिए उसने छोटे छोटे पार्टी के बनाए, प्रजापति की बनाई होगी, यादवों की बना होगी, उसमें कोई गलत नहीं। देश क्या है, कास्ट से ही बनता है, मिट्टी से नहीं बनता। तो सभी लोग, सब देश में सब जाति की ऊपर आएगी तब देश की तरक्की बड़ी हो जाएगी, अमेरिका की लाइन में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी पार्टी ने मौका ही नहीं मिल रहे तो क्या करेंगे? मौका आपको नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? इसलिए वो निकल रहे। मैं पार्टी जातिवाद को बढ़ावा देने की हम नहीं कोशिश करेंगे, लेकिन उसको भागीदारी, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र के धनगर को आज तक कोई भी पार्लियामेंट में आदमी नहीं गया, 18% पॉपुलेशन है, ना बीजेपी ने भेजा ना कांग्रेस ने भेजा। बीजेपी ने एक राज्यसभा में भिजवाया डॉक्टर महात्मे को, कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दिया। तो ये बड़ी पार्टी क्या करती है, राजनीति खेलती है ना जाति की, क्या करती है? अभी कांग्रेस के बड़े लीडर को बीजेपी ने क्यों लिया, ये भी आपने सोचना चाहिए। और कांग्रेस क्या करती थी, दलित और मुसलमान और जहाँ का राजा रजवाड़ा ठाकुर वगैरह है उसको टिकट देती थी, राजा रजवाड़ा की राजकारण, वही बीजेपी राजकारण, वही पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी बहुत, अटल जी की बात बोल रहे थे, बहुत ऐसे है वैसा 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 कुछ नहीं। मैं उसके साथ 10 साल था। अब दिखाने का माहौल अलग है और करने का माहौल अलग है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। सर, लेकिन एक बात बताइए, आप अभी बोले कि आपके समाज से, धनगर समाज से एक भी टिकट तक कांग्रेस ने नहीं दिया, और बीजेपी ने एक एमएलसी करके एक राज्यसभा भेजा, लेकिन कांग्रेस ने एक भी नहीं दिया। लेकिन आज कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आप उसी कांग्रेस को सपोर्ट करें, उसी कांग्रेस के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। मैं क्या है, मैं ये सोचता हूँ कि जो खोखला बना है, जो वीक है, विकर पहलवान को पकड़ेंगे तो हम हिंद केसरी बन जाएंगे। वो जो वीक होगा तब उसको ताकत देना चाहिए।
जब ये बड़ा पहलवान हमें हिंद केसरी कौन है, अभी बीजेपी है, उसको रोकने के लिए आगे कौन आएगा, वो आएगा। तो उसको थोड़ा ऑक्सीजन देने की कोशिश हम करेंगे ताकि हम भी थोड़ा सा तो मजबूत हो जाए। आप देश में हर प्रदेश में बीजेपी को रोकना चाहते हैं। और दिस इज आवर अल्टीमेट एम, क्योंकि जिस बीजेपी ने हमारे कंधे के ऊपर ऊपर जाके बैठे हैं और हमें लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम 10 साल में हम भी लात मारने की कोशिश उसको करेंगे। बढ़िया सर, आपने खुले मन से कहा था कि एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे आप। क्या यह जमीनी रणनीति या सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है आपकी? नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा है। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बन पाया, फेल हो गया। लेकिन मैंने बोला इंजीनियर बन के मैं देश के लिए कुछ तो करने के लिए कोशिश करूँगा, समाज के लिए। तो अभी मैं सक्सेस हूँ। जब मैं कुछ नहीं था तब वो लोग मुझे बोलते थे कि यार उसका प्रधान भी नहीं है और प्रधानमंत्री की बात करता है। अभी मैं कैबिनेट में जब लोग भरोसा आ रहा है, अरे भाई वो बन सकता है बंदा। मुझे दिल्ली अंतिम लक्ष्य है मेरा, बम्बई की लखनऊ नहीं है, दिल्ली जाना है मुझे हॉर्स में नहीं मिलेगा तो मैं गद्दा लेके, गद्दे के ऊपर, मैं डोंकी के ऊपर बैठ के जाऊँगा, लेकिन खुद का गद्दा लेके जाऊँगा, ये मैंने तय किया है। और मैं बनने की कोशिश करूँगा। उसी लिए मुझे ज़्यादा भी नहीं, 40-50 भी में MP मेरे आएंगे तो हम बनेंगे, किसी के साथ बैलेंस करेंगे। ऐसा कोई आइडियोलॉजी वगैरह कुछ नहीं, ये नाटक है, सब ड्रामाबाज है। ये बोलता है हिंदू, ये बोलता है मानवतावाद, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिक्स करने की बात आएगा तो सब एक जगह बैठ के चाय पीते, खाना खाते, चलता है, बिजनेस चलता है। अच्छा हाँ। अच्छा, आपने बार बार अपने स्पीच में, मैं अभी 4-5 स्पीच आपका देखा, बार बार अपने स्पीच में बोलते हैं कि भाजपा ने आपको धोखा दिया है, और भाजपा के बारे में और भी काफ़ी ऐसे शब्द आपने इस्तेमाल किया है। तो आपको लगता है भाजपा ने आपको सचमुच धोखा दिया है? सचमुच दिया है। मैं सीधा आदमी हूँ, मैं मुँह पे बोलता था, लेकिन भाजपा क्या किया कि वो अल्टरनेट करना चाहती है। वो क्या करती, तावड़े को रोकने के लिए शेलार को आगे करती है, शेलार को रोकने के लिए प्रवीण दरे को आगे करती है, प्रवीण दरे को रोकने के लिए लाड़ को करते हैं, और लाड़ को रोकने के लिए नारायण राणे को करते हैं, और नारायण राणे को रोकने के लिए रविंद्र पवार को करती है। तो ये अल्टरनेट देने में भाजपा माहिर है, उसको मानना चाहिए। तो हमें अल्टरनेट नहीं चाहिए, हमें परमानेंट चाहिए, इसीलिए हम ये करना चाहते हैं। और हमें भी बात करते थे कि भाई हमें कहीं जरूरत नहीं महादेव जानकर की, चलो ठीक है, दिखाएंगे हम कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, समझ में आएगा। भाजपा ने मजबूरन साथ हमारे साथ आया था, हमारी भी जिम्मे अब ये थी, दोनों की मजबूरी होती जब अलायंस होती तब। उसने हमें मौका दिया, हमने भी उसको धोखा देने की कोशिश किया, हम उसके साथ दिल में थे। लेकिन जब बात आई कि टिकट की, सीटें छोड़ने की, तब उसने सीटें नहीं मुझे छोड़ी। तो मैंने बोला आपको तो बोला था, देवेंद्र बोले कि दौंड की सीट है, वो आपकी सर्वे आया है, आप हारने वाले हैं। मेरा झगड़ा हो गया, तो बाद मैंने वो सीट लिया और जीत गया। मैं सर्वे कहा दोबारा गया। इसीलिए मुझे, मेरे और बीजेपी की झगड़ा होने की कोशिश ये है कि उसको लगा कि जरूरत है तब उसका इस्तेमाल करो, बाकी फेंक दो। तो मैं फेंकने वाला आदमी नहीं, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, तो मुझे दूसरा ये नहीं है। तो इसीलिए बीजेपी के साथ मैं ये कर रहा हूँ। और कांग्रेस ने मुझे बुलाया नहीं, मैं कांग्रेस के पास गया हूँ, क्योंकि दोनों पहलवान को रोकना है तो एक पहलवान को तो पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए से हम उसके लेकिन एक साथ बात गए। बताइए ना सर, कि आप बोल रहे हैं बीजेपी ने धोखा दिया या बीजेपी आपको, आपकी पार्टी को नीचा गिराना चाहती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुले मन से आपके बारे में कहते हैं कि महादेव जानकर मेरा छोटा भाई है, आपके इतने अच्छे रिश्ते हैं, तो आपको लगता है कि ये भी राजनीति वर्ड थे? वो राजनीति हो सकता है, और वो मेरा और उसका रिलेशन अच्छा है, देवेंद्र का भी रिलेशन मेरा अच्छा है, कोई गलत नहीं। लेकिन मैं जाता नहीं, मिनिस्टर नहीं, वो मंत्रालय में कभी जाता नहीं। जब तक मेरे 20-25 MLA नहीं आएंगे तब तक मंत्रालय में नहीं जाऊँगा। और मोदी साहब का भी मेरा कोई गलत ऐसा नहीं है, लेकिन वो पार्टी के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। देवेंद्र उसके पार्टी के लिए कुछ भी करेगा, वैसा मैं मेरे पार्टी के लिए कुछ भी करूँगा। ये झगड़ा है पार्टी का, बाकी कुछ नहीं, पर्सनली झगड़ा नहीं, वो प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है, किसी का झगड़ा नहीं है, लेन देन नहीं। और वो भी मुझे गाली नहीं देते, मैं भी उसको गाली नहीं देता। देवेंद्र प्रधानमंत्री को भी हम नहीं देंगे, क्यों देंगे, वो मुझे भाई माना है, तो मैं भी उसको रिस्पेक्ट से मानता हूँ। लेकिन पार्टी जो है मोदी साहब की, उसको हम गलत रहेंगे उसके साथ। अच्छा, विचारधारा की लड़ाई है आपकी। हेलो। अच्छा सर, धनगर समाज आपसे बहुत उम्मीद करके रखा है। जब अपने समाज का इंसान कोई मिनिस्टर होता है, अपने समाज का आदमी जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, एक पक्ष चलाता है इतना बड़ा, तो हमेशा एक उम्मीद होती है। तो धनगर समाज आपके साथ बहुत उम्मीद रखी है। आपने अब तक धनगर समाज के लिए क्या कार्य किया है? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्वाभिमान देने की कोशिश किया है उसको।
जो समाज नाम के वास्ते नहीं था। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पहली मैंने स्टार्ट किया चौंडी में, बहुत 10 लोगों से 10 लाख लोग इकट्ठा किया वो बड़ी करने की। और उसके बाद जब मैं मिनिस्टर बना, राजे यशवंतराव होलकर योजना खाली धनगर समाज के लिए मैंने बनाई थी। वो देवेंद्र फडणवीस ने सहयोग किया, मुनगंटीवार ने सहयोग किया, उसका अभिनंदन। और उसके बाद धनगर समाज को रिजर्वेशन की एसटी की मांग थी, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं, मुझे मालूम था। इसीलिए मैंने क्या किया, एसटी की 22 योजना 2 दिन मंत्रालय दिन रात चालू करके देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से, मतलब देवेंद्र फडणवीस ने मैंने जो बात दिया वो मान गया उसने, तो उसने 22 योजना धनगर समाज के बच्चों को किया। मैंने, मेरा पहला रिजल्ट था कि एजुकेशन के बारे में समाज के लड़कियों को मदद, तो हर जगह मैं डेयरी डेवलपमेंट की जगह दिया धनगर के बच्चे के लिए, हॉस्टल के लिए। एसी हॉस्टल में बच्चे रहना चाहिए और IAS IPS बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए, इसलिए योजना बनाई, 22 योजना बनाए। दुर्दैव बात हुई कि बाद में सरकार आई उद्धव साहब की और अजीत दादा थे, तो उसने बजट नहीं दिया। लेकिन मेरे आपको कहना है कि मेरे ज़माने में मैंने रिजर्वेशन तो नहीं दे सकता था, पार्लियामेंट का बात था, लेकिन जो भी एसटी की फैसिलिटीज़ है ये बच्चों को मिल जाएंगे तो ताकि बड़े बन जाएंगे, इसीलिए मैं वो काम अच्छा किया। लेकिन बजट देने में अभी ये सरकार कामयाब नहीं हुआ। दिल से काम करने वाला कोई मिनिस्टर रहेगा ना तो हो जाएगा। अच्छा सर, आप जब मंत्री थे, आपके हाथ में मत्स्य, दूध एंड पशु था, तो उस समय में कोई एक ऐसा कार्य जो आपको लगता है कि आपने एक इतिहास बना के गए हो, आपके मंत्री जब थे उस टाइम का कोई काम जो आपको याद आ रहा हो? मैंने क्या किया, केज कल्चर डेवलपमेंट अच्छा किया, जो इंडिया में फर्स्ट आया हम। और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के डिपार्टमेंट में मेरा इंडिया में मोदी साहब ने मेरा सत्कार किया। फर्स्ट मुझे बेस्ट मिनिस्टर बोल के, एक्सलेंट मिनिस्टर बोल मुझे बोला। मैंने, मेरे ऑफिसर ने मुझे सहयोग दिया और मैंने भी सिंगल के बदले में जो मेरे ऊपर करप्शन का चार्ज तो कोई किसी ने भी नहीं, अपोजिट लीडर ने भी नहीं किया। और मैंने जो वक्त किया तो स्टेट के हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से मैंने काम किया। मेरे सेक्रेटरी ने मुझे सहयोग किया। मैंने बोला ट्रांसफ़र के लिए पैसा मिलता था, पैसा नहीं ले रहा, किसी की बदली करेगा तो कोई नहीं, ऑनलाइन बदली का मैंने पहला फॉर्मूला लगाया, ऑनलाइन। और मेरे ज़माने में बहुत से ऑफिसर को मैंने एक प्रमोशन दे दिया, किसी का चाय भी नहीं। और इतना ही नहीं तो 271 स्टूडेंट सुपर क्लास 1 ऑफिसर बनने की पहली योजना मैंने मेरे डिपार्टमेंट ले लिया। अभी भी डिपार्टमेंट में हर ऑफिसर, हर बंदा नाम कहता है महादेव जानकर। और मैंने दिल लगा के एनिमल डेयरी और फिशरी में काम किया, दिल लगा के काम किया, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे कुछ मिनिस्ट्री की मालूम नहीं था। मैं राजीव गांधी इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में 7 दिन के लिए ट्रेनिंग गया था शपथ लेने के बाद। और वो मिनिस्टर कैसा करना, वर्किंग कैसा करना, क्या करना, तो वहाँ हम, मुझे चीफ मिनिस्टर भी तमिलनाडु के हमें बताने के लिए आए थे, फिशरी मिनिस्टर आए थे एनिमल। और मैंने दिल लगा के स्टडी भी किया। मेरे ऑफिसर से रात को मेहनत करता था, बैठता था ऑफिसर को लेके, और लोगों का हित का काम मैंने देखा था, मतलब उसके खुद का कुछ देखा नहीं। और ये चीफ मिनिस्टर को भी मालूम है, कोई कैबिनेट में सत्कार नहीं होता, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने मेरा नाम लेके बेस्ट मिनिस्टर बोल के, तो आपने अच्छा काम किया। और असेंबली के डायस में भी उसने बोला है कि भाई ये मिनिस्टर ऐसा मिनिस्टर है कि मेरे ऊपर हो सकता है लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं होता। मतलब इतना मैंने काम करने की कोशिश किया है। सर, आपका और देवेंद्र जी का, हाँ। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी का, कैसा रिश्ता है? क्योंकि बीच में जो मीडिया दिखा रही थी कि आप दोनों जन के रिश्ते को जोड़ने के लिए विधायक माननीय प्रसाद लाल जी को बीच में आना पड़ा था, ये सच है कि रूमर्स था? सच था, आए थे। तो लेकिन मैंने बोला देवेंद्र को मैं भाई मानता था, लेकिन देवेंद्र जिस नियति से मैं मेरे साथ धोखा दिया, तो मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा। आए थे वो मेरे पास, आए, उसने मुझे फ़ोन भी किया था, लेकिन मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया, मुझे बात ही नहीं करना। मैं उसके ऊपर बहुत दिल लगा के प्यार करता था, लेकिन प्यार को धोखा दिया है तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सर, प्यार एक ऐसी चीज़ होती है, जब जिससे प्यार करते हैं उससे धोखे में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। लेकिन मैं बहुत म्यूजिकल आदमी हूँ। हाँ। उसमें मेरी गलती भी हो सकती है। हाँ। लेकिन मैंने बोला नहीं, आपके साथ रिलेशन ही नहीं रखना, थैंक्स बोल के मैंने बोला। मैंने लाड जी को बोला, लाड जी आए थे मेरे पास, तो मतलब भाई वो मैंने मेरे फ़ोन से बोलूँ, मैं मुझे फ़ोन नहीं करना, मतलब साहब वो अच्छा आदमी है, बड़े आदमी है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, मेरी शुभकामना है उसको, मतलब। और वो बनने के बाद उसके बाद मैं बनूंगा, ये मैं बताऊँ उसको। ऐसा हो रहा था। ऐसा आए थे लाड साहब, आए थे मेरे।
अच्छा, आप एकदम शांत और सीधे साधे आदमी, एकदम कभी ऐसे गाना सुनने का या गाना गाने का कुछ शौक, ऐसा कुछ मैं कुछ गाना कैसे आप दिन को ऐसे थोड़ा सा चंचल? बिल्कुल कभी 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 लगता है तो मैं इंग्लिश मूवीज की कई कई पिक्चर देखने के लिए जाता हूँ, ड्रामा वगैरह। कभी कभी मुझे अच्छा लगा तो हाँ, थोड़ा सा कौन सा अच्छा है क्या है हाँ। तो जाता हूँ। अभी धुरंधर जाना है धुरंधर और देखना है? मुझे अक्षय खन्ना की लाइन करना है। अक्षय लाइन तो फ्लॉप हीरो था, हाँ, लेकिन अभी सब खान लोगों को हाँ, किंग बन गया है अभी। हाँ, तो हम भी अभी फ्लॉप में है, हमें बैक बैक में है, हाँ। लेकिन हमें भी वो बनना है एक बार, मुझे ऐसा। जी, जी। अच्छा सर, पिछले आज से 9 साल पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन था। 9 साल पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भाजपा के साथ आपकी गठबंधन थी। गठबंधन में 6 सीटें आपको दी गई थी, जो कि 6 की 6 सीटें आप हार गए। क्या कारण था सर? क्या होता है, बड़ी पार्टी कोई भी रहने दो, छोटी पार्टी को सहारा नहीं देती, बेसहारा करती है। जिस जगह बीजेपी के कैडर ने हमें सहयोग देना चाहिए था, उसमें तो बीजेपी के 4 कैंडिडेट बीजेपी के लोगों ने दिया था। मतलब मेरे कम थे, मेरे मेरे कैंडिडेट गरीब थे, उतना नहीं। 2 कैंडिडेट मेरे अच्छे थे, लेकिन उसको थोड़ा सा उसने मदद करते थे ना, जीत जाता था। लेकिन वो लोगों ने इतना ये नहीं किया। तो मुझे लगा कि ये खाली हमें स्पीच के लिए यूज़ करना चाहते हैं, फोटो लगाने के, बैनर के ऊपर लगाने का चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा दल बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे भरोसा आया था वहाँ से ही, तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया उससे। और मैंने बोल भी दिया था बड़े लोगों को कि भैया ऐसा ऐसा है, तुम्हारे लोगों ने यहाँ काम हमारा नहीं किया, मुझे ऐसा दुख लगा है, ऐसा हो गया। तो बड़े अच्छा। लोग, हाँ अच्छा, इस बार आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन की है, हाँ। और मुंबई में कितने सीटों पे सर आप लड़ रहे हैं? मुझे पहला 22 सीटें दिया था ठीक। कांग्रेस ने, हाँ। लेकिन बाद में अब वंचित आने के बाद मेरे पास 12 दिया मुझे। तो आप इस बार 12 12 दिया, सीटों पे लड़ रहे हैं? 12 सीट में नहीं, 5 सीटें हम फाइनल हो गए। 12 में मैं प्लॉट रिजेक्ट हुआ, हमारे बहुत सी जगह क्या होगा, एप्लीकेशन ही खराब हो गया। तो इसलिए 5 जगह मैं अभी लड़ता हूँ। तो 5 और जगह में सर 5 आप जने कितना से जीत के आएंगे? मैं अभी 133, 106 और 109, हम्म। ये 3 सीटें मेरी 100% खाता ओपन करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। अच्छा, 3 जगह आपका हाँ, खाता ओपन हो और जाएगा? आज मैं कांग्रेस की 4 सभा किया, हाँ। 4 जगह से 3 जगह जीत जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा आ रहा है ओके। कांग्रेस के भी। और एडवोकेट पांडे बोल के है पोईसर के, हम्म। वो भी जीत रहे हैं, हम्म। अच्छी पोजीशन है। और मधु ब्रिजेश की भी सीट अच्छी है, वो भी जीतेगी, मुझे ओके। भरोसा है। और दूसरा शुक्ला की है, शुक्ला की भी सभा सबसे बड़ी हुई, वो भी जीत रही है। और हमारा संजय घरत है मुलुंड का, राष्ट्रीय समाज पार्टी का, वो जीतेगा। और प्रतीक्षा इंजीनियर प्रतीक्षा जादव 130 सीट से जीत रही है 100%। और अभी मैं 40 का है, लेकिन 40 का थोड़ा सा मुझे सभा भी छोटी हुई और वो थोड़ा सा ये लग रहा है। लेकिन मैं अभी लास्ट कल का दिन मैं दिंडोशी में देने वाला है। मराठी वोट्स का एक कट है, कट करने की ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर, आप इतने ब्लंट हैं, लोगों की पॉलिटिकल पार्टियों की जहाँ तक लगता है बातें एक दूसरे को नहीं जमती है, ब्लंट आप बात करते हैं। कभी आपको ऐसा सीधा कहा गया हो कि आप चुप रहो, आपको पद मिलेगा, ऐसा कभी बोला गया है? बहुत बार बोला था, लेकिन मैंने बोला मेरे दिल में है, वो वोट में आएगा। मुझे वैसी राजनीति नहीं करना। चाणक्य नीति आदमी ने करना चाहिए, लेकिन उसमें मैं कम पड़ रहा हूँ, तो मैं चाणक्य का भी स्टडी कर रहा हूँ। आप इतने टाइम से अपने समाज, ओबीसी समाज के लिए पूरे महाराष्ट्र में फाइट कर रहे, भाग रहे हैं। आपको लगता है कि ओबीसी समाज को सचमुच कोई जगह मिलेगी, या फिर वो वोट बैंक है? क्या है, इस देश में ओबीसी समाज का थिंक टैंक, मनी टैंक और प्लान टैंक कम है, कम है। ओबीसी लोगों को मैं इतना कहता हूँ कि 50% भी हमारे साथ नहीं आएंगे, 20% भी हमारे साथ आएंगे तो हम कामयाब होंगे। क्योंकि ठाकुर को और पंडित को हम टिकट देंगे और उसके पीछे खड़े ओबीसी करेंगे तो हम जीत जाएंगे। अच्छा। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि यूपी का पंडित है, अभी बहुत से एमएलए नाराज है सिटिंग सरकार में, तो वो अखिलेश के साथ भी दोस्ती करना चाहते हैं, ताकि उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ब्रिजेश पाठक, वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। तो ऐसे आदमी हम भी मौका ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं। हमें तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, हमें तो किंग मेकर बनना है, किंग नहीं बनना है जी। हमें, प्रधानमंत्री बनना है। तो ऐसे हर जगह अच्छे अच्छे बंदे हैं, उसको खाली कोहिनूर डायमंड शोधना चाहिए, पकड़ना चाहिए, सर्च करना चाहिए। इस हिसाब से हम देखेंगे। जी। सर, एक बात बताइए, आप सत्ता से इसलिए बाहर है
क्योंकि आप झुकते नहीं या इसलिए कि आप ज़्यादा सच बोल देते हैं? यही गलती होती है ना मेरी। राजनीति में सच नहीं बोलना चाहिए और क्या हो, मुंह बंद होना चाहिए। मैं स्पष्ट वक्ता बोलता है, इसीलिए हमें थोड़ा धोखा भी होता है, लेकिन मैं खुशी हूँ कि लोगों को अच्छा लगता है कि भाई मुंह में बगल में छोरी ऐसा बात नहीं करता, जो दिल में आएगा वो बोल देता है, उसमें फायदा नुकसान की बात नहीं करता। अच्छा, अगर आपके जीवन में इतने आपने फैसले लिए होंगे, आप मिनिस्टर थे, उसके बाद आपने 3 से 4 जगह चुनाव लड़े हैं, उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव लड़ाया है, गुजरात में आपने चुनाव लड़ाया है, हर एक जगह आपने चुनाव लड़ाया है। ऐसी कोई बात अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कोई एक ऐसा फैसला जो ये फैसला मुझे नहीं लेना चाहिए था, आज भी पछताना होता है? नहीं, क्या नहीं, मैं आसाम में मेरी जिला परिषद आई, हुँ, आसाम में। हुँ, बाद में 22 कारपोरेटर मेरे कहा है गुजरात में आए, हाँ, पंडित, जैन, दलित और मुस्लिम। हुँ, और मुझे अच्छा लगा कि हमारे बड़े भाई प्रधानमंत्री मोदी साहब के गांव में ही मेरे कारपोरेटर जीत के आए। हुँ, अभी विरोधी पार्टी का नेता मेरा है हुँ, वहाँ नगर परिषद में। हुँ, करजन पादरा नगर परिषद में मेरा झंडा हुँ, है, तो वहाँ। और बेंगलोर में भी एक कारपोरेटर मेरा जीत के आया। हुँ, तो मुझे अच्छा लगा हुँ, कि अरे भाई, जहाँ जाएगा वो कुछ तो रिजल्ट निकल रहा है। और महाराष्ट्र में तो 95 कारपोरेटर जीत के आए थे, 4 एमएलए जीत के आए थे, तो इतना ही नहीं लगता। और मैं बीजेपी के साथ था भी, तभी भी मैं लड़ता था, मतलब अलायंस में था ना। यूपी में हमारे अलायंस नहीं थी, खाली महाराष्ट्र में थी, तो सब जगह हम लड़ते थे। तो ऐसा कोई नहीं, हम क्या करता है, दाना पेरने की कोशिश करते हैं। 100 दाने पेरेंगे तो 2 तो दाने उगल सकेंगे। सही सही बात इस है। हिसाब से हम चल रहे हैं। और मैं खुद कैंडल बनना चाहता हूँ। मैं अभी नांदेड़ लड़ा, एमपी का इलेक्शन, एमएलए का नहीं, एमपी नांदेड़, सांगली लड़ा, बाद में बारामती, माड़ा और परभनी, 5 जगह। लेकिन मेरी हैसियत ऐसे है कि 16 दिन में मैं 5,15,000 वोट हासिल किए। हुँ, बारामती में लिया, परभनी भी लिया, सब जगह इतना। उससे मैं हार गया, मैं कैंडल बन गया, लेकिन मेरे एमएलए तो जीत गए, हुँ, मेरे कारपोरेटर तो जीत गए, मेरे जिला पंचायत तो जीत सही गए, बात है, पार्टी तो बढ़ती रही। बढ़ती बढ़ती रही। ऐसा हो गया। सर, आप इतने ब्लंट बोलते हैं तो एक लाइन में एक सवाल है मेरा। महाराष्ट्र की सत्ता में असली रिमोट किसके हाथ में है? अभी अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी अभी तो ज़्यादा देवेंद्र देवेंद्र चला रहा है। पवार साहब भी कही है, लेकिन अभी अजित पवार शिंदे साहब के पास थोड़ा ये हो रहा है। लेकिन ये 2-4 लोग ही थोड़ा सा ही कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र को क्या है, नेशनल पॉलिटिक्स में उसको सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो देवेंद्र ही अभी सबसे ज़्यादा अभी रिमोट कंट्रोल चलाने वाला आदमी है, अच्छा, उनके पास ही है। उनके पास है। अच्छा। सर, बार-बार बीजेपी बोलती है कि मुंबई का मेयर जो है इस बार बीजेपी का होगा। मेरा ये कहना है कि बीजेपी का मेयर इंडिया का, जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र और मराठी वाला चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। संविधान को मानने वाला, सब समाज को लेके जाने वाला मानवतावादी आदमी मेयर बनना चाहिए। मानवतावादी, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना दलित, ऐसा ये नहीं, फ्रैक्शन नहीं कर, ना उत्तर भारतीय, ना बिहारी, ना महाराष्ट्रियन। जो इंडिया में बम्बई में रहता है, इंडिया का कोई भी कस्बे का, वो आदमी बनेगा, वो संविधान को मानने वाला बनना चाहिए। सब समाज तो देश महान, सब समान को साथ में लेने वाला आदमी चाहिए। प्रांतवाद से कुछ नहीं होगा, झगड़ा लगाने से कुछ नहीं होगा, विध्वंस की राजनीति नहीं होगा, विकास की राजनीति होनी चाहिए। इसीलिए हम मानवतावादी आदमी बम्बई का मेयर बनना चाहिए। सर, सत्ता में असली ताकत संविधान के पास है या कुछ चुनिंदा लोगों के पास? अभी क्या है, संविधान को उसने क्या किया, जिस दिन शिंदे साहब को गुवाहाटी में लेके गए, उस दिन संविधान खत्म करने की कोशिश किया है इस देश के सेंटर के लीडर ने और महाराष्ट्र के लीडर ने। संविधान को खत्म करने की पॉलिसी ये लोगों ने किया है। ये संविधान बचाने के लिए हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। जिस दिन शिवसेना और एनसीपी की टूटी फूटी करने की राजनीति किया बड़े बड़े लोगों ने, उस दिन से संविधान खतरे में आया है। अच्छा। सर, मैंने सुना है कि आप बता सकते हैं कि आपने अपनी पार्टी के इलेक्शन लड़ने के लिए छोटे-छोटे लोगों से भी चंदा लिया है, रिक्शे वालों से, टैक्सी वालों से, व्यापारियों से, ऐसे ₹10, ₹100, ₹500, ₹1000, जो भी आप दीजिए क्योंकि हमारी पार्टी गरीब है, बात सत्य है? सच मुझे ये लोगों ने अभी बड़ा किया है। बोरोली के ऑटो वाले ने, हाँ, दहीसर के ऑटो वाले ने, मुलुंड के ऑटो वाले ने, टेम्पो वाले ने। इसीलिए मैंने मेरा घर नहीं, खूब मतलब मेरी झोपड़ी नहीं बंद किया। जिस लोगों ने मुझे 1,000 रुपये दिया था 94 में, वो लोगों को ये लगेगा कि महादेव जानकर बीजेपी का चमचा बन गया, महादेव जानकर कांग्रेस का चमचा बन गया। आज उसको लगा है कि 1,000 रुपये हमने जानकर साहब को दिया था, लेकिन पार्टी का झंडा तो फहरा रहा है। इसी के साथ साथ अभी भी मेरे
ऊपर जो कपड़ा विपड़ा देते हैं तो लोगों का ही पैसे से है। मुझे अभी भी चंदा लोग चंदा इकट्ठा करके गाड़ी मुझे 10 गाड़ी दिया, इंडिवर तक गाड़ियाँ दिया, लोगों ने दिया। जो जो ऑफिस दिल्ली में मैंने ऑफिस खरीद किया वही लोगों ने चंदा इकट्ठा कर। इतना ही नहीं तो मेरी माँ और देवेंद्र फडणवीस की माँ घूमने के लिए जाती थी, तब मेरी माँ बोली कि वाड़केश्वर में हमें घर ले लो। तो मैंने बोला यहाँ पैसा कहाँ से लाएंगे, तो वाड़केश्वर में मैंने घर लिया है। मैं शुरू से तो मेरा ज़्यादा वक्त मैं दिंडोशी गोरेगांव में रहने वाला है। 4x4 के रूम में मैंने 20 साल नागरी निवासी मलालताई गोरे ने जो कॉलोनी बनाई छोटी लोगों की एनएनपी। एनएनपी में, वहाँ मैं रहा। लेकिन मेरी माँ बोली कि वहाँ लेना है, तो माँ के वास्ते मैंने 1 साल हो गया वाड़केश्वर में फ्लैट भी लिया सर है। मेरा वाल्केश्वर से लेकर एक सवाल है कि जो इंसान 100 रुपये, 1000 रुपया, 500 रुपये के चंदे से पार्टी चलाने की बात करता है, वो 17 करोड़ रुपए में वाल्केश्वर में घर लेता है, क्या सच है? ये क्या है, सही है। इसमें लोन भी लिया है और लोगों ने चंदा कर, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत से पैसा दिया है, पार्टी का ही पैसा है। वो आज नहीं कल पार्टी को रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन मैं जिसका मेरा उम्र बढ़ रहा है उसके लाखों रुपए में, मेरा अभी 56 ईयर है, तो 56 लाख की 200 थैली मुझे मिल रही है। थैली मेरे बर्थडे के ऊपर मैं क्या करता हूँ, बर्थडे के ऊपर मुझे गोल्ड देते हैं, अंगूठी देते हैं, चेन देते हैं। मैंने बोलता है मेरा बर्थडे करना है तो मुझे पैसा चाहिए। वो पैसे से मैं साल भर पार्टी चलाता हूँ, उससे मैं पार्टी फंड रेस करता हूँ। तो आप मतलब आपकी पार्टी फंड में 17 करोड़ रुपए का घर लिया गया है, हाँ। प्लस लोन भी आप बोल रहे हैं? लोन भी नहीं, 12 करोड़ पार्टी का है और 3.5 करोड़ बैंक ऑफ IDB बैंक का लोन लिया है मैंने। तो सर आपको नहीं लगता कि आपके जो समाज के लोग हैं ये सोच रहे होंगे कि साहब हमारे अब इतने बड़े हो गए, 17 करोड़ के घर में रह रहे हैं और हम आज भी झुग्गी झोपड़ियों में परेशान हैं? नहीं, उसको भी लगता है ना हमारा भी नेता थोड़ा सा अच्छी जगह रहना चाहिए। तो हमारी पार्टी की मीटिंग के लोगों ने बताया चलो ठीक है, कितने दिन 4x4 के झोपड़पट्टी में रहेंगे, थोड़ा हम भी आगे जाना चाहिए ना। हमने कितने दिन बाइसिकल में चले में, हमारा भी खुद का हेलीकॉप्टर चाहिए। और आगे मेरी सोच है मेरे पार्टी का खुद का चॉपर प्लेन रहेगा, नहीं तो कौन से हेलीकॉप्टर रहेंगे, वो भी हम बंदोबस्त कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है, क्या आप आगे चल के जैसे इस इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन में फिर से बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं? नहीं है, अभी तय किया है मैंने। जिसके साथ मैं दिल लगा के गया था उसने मुझे दिल को ठुकराया है, तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे? मेरी ये चल रहा है। अच्छा और दूसरा, उसको मेरी जरूरत भी नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा दूसरी चीज़ सर, मैं टेलीविज़न पे देखता हूँ जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन चैनल्स में हमेशा बातें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की होती है। तो छोटे दल जो है वो कहाँ दबे रहते हैं? क्या ये पूरी मीडिया ऐसा हो चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस चला रही है? मैं गौरीशंकर चौबे को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ कि सब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने अराइज किया है। ये बड़े चैनल वाले हैं ना, बड़े चैनल वाले बड़े पार्टी के नुमाइंदे रहते हैं, लेकिन दबे कुचले लोगों का, छोटे लोगों का आवाज़ कोई बड़ा नहीं करता। हम बहुत से बार बोलते हैं कि भाई मैं राष्ट्रीय समाज का हूँ, तो बोलते हैं OBC समाज का है, तुम धनगर समाज का है जी। लेकिन ये हमें एक क्राइटेरिया में फिट करके बैठा है। मेरे MLA ठाकुर है, मेरे MLA कारपोरेटर पंडित है, मेरे दलित है, मुसलमान है, OBC में है, लेकिन हमें क्या क्या क्रिटिसाइज किया जाता है वहाँ। तो ये बड़े पार्टी की रिवल रहती है, तो थोड़ा पॉलिटिकल मतलब जर्नलिज्म वाले ने रिसर्च करना चाहिए, जो अच्छा बंदा है उसके लिए थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। और वो अभी मैंने देखा मंत्रालय से पनवेल तक, मंत्रालय से दहीसर तक एक देवेंद्र फडणवीस और मोदी साहब की स्टैचू लगा, मतलब होल्डिंग लगाई। ये गलत है। देश का पैसा, जनता का पैसा, ये ऐसे लोगों को नफरत करते हैं। तो हमारे पास इतने बड़े ये देने के लिए ये नहीं, औकात नहीं हमारी। छोटे छोटे पार्टी का फंड इतना बड़ा, उसको अदानी अंबानी फंड देते, हमें कौन देते हैं? तो ये छोटे पार्टी का मतलब होता है। तो मीडिया वाले ने सोचना चाहिए कि भाई, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल का, कि भाई तुमने हमें मौका दिया है जी। जो हमारे सब्सक्राइब रहते हैं वो भी यही चैनल बड़ा होना चाहिए। छोटे पार्टी को बड़ी पार्टी खाती है, तो जो छोटे बड़े चैनल वाले छोटे चैनल को खाते हैं। जब छोटे एक दिन बड़े हो जाएंगे तो वो काम खत्म हो जाएगा। सर आप इतने बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय लेवल पे बात करते हैं, आपके वही कनेक्शन है। हाँ। तो आप भी इस बात को मानते हैं कि बीजेपी को अंबानी और अडानी फंड कर रहे हैं? अंबानी पहले कांग्रेस को भी करते थे, प्रणब मुखर्जी के ज़माने में जी। लेकिन ये बिजनेस पॉलिटी होती है, जिसकी पावर आएगी ना तो उसके साथ आते हैं। अदानी का बेटा, मैं जब पावर में आऊँगा ना तो मेरे साथ रहेगा।
अच्छा। है, वो बिजनेस बिजनेस कम्युनिटी होती है, हाँ। उसको धर्म आइडियोलॉजी वो कोई नहीं रहता जी। बिजनेस के। अभी अदानी को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इकोनॉमिकल चार्जेस बढ़ाने वाला मोदी साहब है। मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तब वो बड़ा हो गया, उससे ज़्यादा दोगुना प्रॉपर्टी अंबानी की थी, अंबानी को क्रॉस ओवर किया अदानी ने। तो ये बिजनेस वाले होते हैं। आदा अंबानी कांग्रेस के भी साथ थे ना, कांग्रेस के जमाने भी थे, प्रणब मुखर्जी उसके ये रोल मॉडल थे। जी। लेकिन अभी अदानी ने क्या किया, अदानी आ गए तो आगे राष्ट्रीय समाज पार्टी बढ़ेगी तो अदानी का बेटा ना अंबानी का बेटा मेरे साथ आके बैठेगा। ये अच्छा। बिजनेस पॉलिटिक्स है उसकी। अच्छा। हाँ। सर एक एक चीज़ और देखा गया है, जैसे कि अगर मैं मुंबई का हूँ, बृहन मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मीरा रोड पालघर अलग डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहा है कि एक इंसान जाएगा 4 वोट देगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? आपको समझा हुआ तो हो सकता है मेरी ये जनता को समझाएं। मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़ी पार्टी जो बीजेपी है ना, ये छोटी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलना चाहिए। बड़े पार्टी का बूथ लेवल पे रहता है, छोटे पार्टी के पास बूथ लेवल नहीं बनती, जी। इसीलिए हालात खराब होती है हमारे जैसी पार्टी को। इसलिए उसने बम्बई छोड़ के सब जगह ऐसा किया है, लेकिन वहाँ भी हम खड़े हैं। इतने तकलीफ होते हुए भी हमने बूथ के लिए एक 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 वार्ड में 4 आदमी नहीं मिल रहे थे, एक आदमी मिलता था, 4 कहाँ से लाएंगे? जी। इतना नीचे लेवल, मतलब दूसरे पार्टी नहीं बना। बीजेपी का कहना है 2 पार्टी रहना चाहिए, मतलब अमेरिका रशिया जैसा चल रहा है वैसा, वैसी बीजेपी ने किया। बीजेपी ने रूल बनाया, बम्बई छोड़ के बाकी जगह वही 4 रूल किया। दूसरे पार्टी को ये नहीं मिलना चाहिए और परेशान होना चाहिए लोग, दूसरे पार्टी के कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे ना। अच्छा। तो ये मकसद है बीजेपी वालों का। अच्छा सर, एक आप भी एक छोटा दल चला रहे हैं, तो आपके जैसे एक छोटा दल और चालू हुआ है जो आजकल बहुत सुर्खियों में रहता है, पंडित सुनील शुक्ला जी का उत्तर भारतीय विकास सेना। हाँ, आपको लगता है कि वो जिस हिसाब की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, ये सही है कि गलत है? नहीं मैंने तो उसकी प्रयसन, लेकिन पुष्पा त्रिपाठी जो मेरा कार्यकर्ता थी उसको उसने टिकट दिया अंधेरी से। अंधेरी से। जी, वो मेरे पता है। पास आई थी, मैं दे रहा था, हाँ। लेकिन वो जगह कांग्रेस को गई। जी। तो मैंने बोला कि बहन जी ऐसा ऐसा, वो अच्छी है, लेडीज बहुत अच्छा है। हाँ, मैं अभी जानता हूँ मैं भी, हाँ, शिवसेना में थी पहले। शिवसेना में थी जी। और बाद में बीजेपी में गई, बीजेपी वाले ने ही नहीं किया। तो अभी अभी वो शुक्ला की पार्टी भी ज्वाइन किया है। लेकिन मुझे परसों उसका फ़ोन आया है कि साहब ये छोड़ने के बाद, इलेक्शन के बाद मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूँगी, मतलब ऐसा हो चला। तो ये क्या होता है, बाद में मुझे लगता है कि अभी उसका, मुझे इतना स्टडी नहीं है उसके बारे में, लेकिन ये अंदरूनी बात रहेगी कि मुझे लगता है कि वो उसको कारपोरेटर एमएलसी कुछ एमएलए मिल जाएगा तो वो भी बीजेपी के साथ जाएगा, टाइप करेगा कई अच्छा। दिन जैसा ऐसा। अच्छा सर, लास्ट आखिरी सवाल मेरा एक है हम्म। कि क्या मुंबई में जो भाषावाद चल रहा है, जो भाषा का विवाद चल रहा है, हाँ। आप इसका कितना समर्थन करते हैं कि ये सही चल रहा है और होना चाहिए? नहीं, भाषावाद नहीं होना चाहिए। तुम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं तो पापी पेट के लिए आदमी आए हैं, चाहे तमिलनाडु का रहे, उत्तर प्रदेश रहे, बिहार का रहे, कश्मीर का रहे, तो मुंबई में बस रहे ना, उसकी मेहनत से कमा रहा है। तुम भाषा और प्रांतवाद के खिलाफ हूँ मैं, मुझे एकता चाहिए, ऐसा विदोषाद नहीं चाहिए। भाषावाद के बाद राजनीति होती है, मैं मराठी हूँ, मैं मराठी हूँ, मराठी हूँ। पुराने मराठी लोग थे, बम्बई में रहते थे, आज नज़र नहीं आता, पालघर के आगे गए, निकल गए। और गुजराती को आप कोसते रहेंगे, गुजराती बिजनेस में हैं, तुम बिजनेसमैन नहीं लोग। तो ऐसा प्रांतवाद और भाषावाद नहीं करना चाहिए। ये मैं देश को नेशनल लेवल पे हिंदी चलना चाहिए और स्टेट लेवल में कन्नड़ रहेगा, मराठी रहेगा, उसको वैल्यू देना चाहिए, लेकिन उसका नफरत नहीं करना चाहिए। और भाषावाद और प्रांतवाद के खिलाफ मेरी पार्टी है। मानवतावाद के हिसाब से जो इंडिया के इंसान है, आदमी है, उसको मान, वैल्यू, इज्जत मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। सर जाते जाते आपको काफ़ी युवा भी सुन रहे होंगे, क्योंकि आप युवाओं के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि युवाओं को डेडिकेशन, डेवोशन और डिटर्मिनेशन, मेहनत करो और तुम्हारा लक्ष्य टारगेट फाइनल करो। आपको एबीपी माझा का चैनल का मालिक बनना है, नॉट एडिटर, नॉट रिपोर्टर, यू आर द ओनर ऑफ दैट सिस्टम। वैसा आपको, गौरीशंकर चौबे को 3 बेटी है, एक बेटी ने आईएएस बनना चाहिए, एक बेटी ने इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए और एक बेटी ने मिनिस्टर बनना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, आप खाली पैसा कमाएंगे, बिजनेस पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो झूरो है आप। पॉलिटिक्स भी करनी चाहिए, पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, बिल्कुल गंदी नहीं। मैं गरीब बेटे का, किसान का बेटा हूँ,
मुझे अभी 60,000 पेंशन मिलती है, रेलवे फ्री, विमान फ्री, सब फ्री। मैं देश का दामाद बन चुका हूँ। अच्छा। ये गलत है ना? हाँ। और बाकी लोग बोलते नहीं नहीं मैं बिजनेस करूँगा। गौरी शंकर चौबे तुम बिजनेस करो, मैं गौरी शंकर चौबे को बनाऊंगी। तुझे एमपी बनना है, तुझे मिनिस्टर बनना है, ये सोच के रखो। बिजनेस करो, बिजनेस करना गलत नहीं, बिजनेस तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ राजनीति भी अपने आना चाहिए। तो युवाओं को मेरा कहना है, दिल लगा के काम करो, कोई भी करो। साइंटिस्ट बनना है तो दिल लगा के करो, बिजनेस करना है तो दिल लगा के करो। वो नाटक ड्रामेबाजी करके कुछ नहीं हासिल होगा। और मुझे सत्ता नहीं मिलेगी तो भी चलेगी, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ना, रास्ता नहीं। एक दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, डेफिनेटली एक दिन आप सक्सेस बन जाएंगे। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी कीमती समय दिया और सर से काफ़ी बातें हुई, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। आप सब भी मेरे चैनल को देखते रहिए और जो भी कमेंट्स सुझाव लगे आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। और कुछ ऐसे सवाल अगर आपको लग रहे हैं कि मैंने नहीं पूछा है तो मेरे काफ़ी पर्सनल रिलेशन है सर के साथ, मैं आपके बिहाफ में ज़रूर पूछ लूँगा और आपको कमेंट्स में जवाब दूंगा। बने रहिए मेरे साथ बिंदास बोल विद गौरी शंकर में। धन्यवाद।